आई स्टार्टेड माई करियर इन 2006। दिल्ली से स्टार्ट किया था अपना करियर और एक ब्रोकिंग फॉर्म में डीलर था। पहला जॉब था। मैं रहता था मुनीरका में और मेरा ऑफिस पूसा रोड पे था और सुबह में 8 साढ़े 8 बजे ऑफिस पहुंचना, शाम को 9 बजे घर आना और महीने में सैलरी आती थी तो सिर्फ 8,000 रुपये महीने की सैलरी आती थी। मुनीरका में जिस घर में रहता था 7th फ्लोर पे लिफ्ट नहीं था, रोज चढ़ना उतरना पड़ता था और 2200 रुपये का किराया था। उसके बावजूद मैं लगभग 1000 रुपये, 1200, 1500 ऐसे अपनी मदर को भेजा करता था। 2 साल मैंने दिल्ली में जॉब किया। उसके बाद मुझे एक म्यूचुअल फंड कंपनी में नौकरी मिली और मैं कानपुर चला गया। कानपुर एक छोटा शहर है, वहाँ पे बसेस नहीं चलती है, वहाँ पे पब्लिक कन्वेंस भी बहुत अच्छा नहीं है। तो मुझे जब जॉब करने गया सेल्स के जॉब में, मुझे बोला गया कि भाई आपको बाइक की बहुत ज़रूरत है, बिना बाइक के तो आप नौकरी नहीं कर सकते, राइट। तो उस टाइम पे सेविंग्स मेरे पास तो थी नहीं, तो मैं एक लोन के लिए बात किया बैंक में। तो वहाँ पे मेरा जो बैंक अकाउंट था वो एक प्राइवेट बैंक में था। मुझे बोला गया कि अगर आप किसी गवर्नमेंट बैंक से लोन लेते हैं तो शायद लोन थोड़ा कुछ कम ब्याज में मिल जाएगा। तो मैंने अपने पापा को फ़ोन किया, पापा गांव में रहते हैं। तो पापा उससे बात किया कि मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है, मुझे बाइक लेनी है। तो मम्मी ने वो बात सुनी कि यार 50,000 रुपये की बेटे की ज़रूरत है, लोन ले रहा है, अभी तो 2 साल पहले जॉब स्टार्ट किया है इसने। तो उन्होंने फ़ोन किया मुझे बोलती है कि बेटा तुमने जो 2 साल मुझे हर महीने के महीने पैसे दिए थे ना, वो 50,000 रुपये हो गए और पापा से बोल के एक ड्राफ्ट आपको हम भेजते हैं और आप बाइक खरीद लो, आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो भी है वो शुरुआत कहाँ से होती है? सेविंग्स से। और सेविंग्स के लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है और वो बहुत से बार हम लोग अपनी मदर से सीखते हैं, घर में जो लेडीज़ हैं उन लोगों से सीखते हैं। तो जो भी लेडीज़ हैं यहाँ पे उन लोगों के लिए एक बार थैंक यू सो मच कनक जी, मुझे मौका देने के लिए, आप लोगों से बात करने के लिए रिटायरमेंट जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मैं उस टाइम पे जॉब कर रहा था, जॉब नहीं कर रहा था, मैं MBA कर रहा था। जब एक मूवी आई थी जिसका नाम था बागवान, याद है सबको? पहली बार सबका फोकस रिटायरमेंट की तरफ स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन से जब ये सवाल पूछा गया कि आपके पास रिटायरमेंट का कितना कॉर्पस है, आपने कुछ जमा किया है या नहीं किया है, तो अमिताभ बच्चन ने क्या जवाब दिया कि मेरे बच्चे ही मेरा रिटायरमेंट कॉर्पस है। याद है? उसके बाद मूवी हम लोगों ने देखी है, मेरे को आंसू आ गए थे उस टाइम पे। लेकिन सच्चाई ये है कि आज की डेट में जब हम लोग पढ़ाई करना, अपना करियर बनाना शुरू करते हैं ना, तो 30 साल तक तो ऐसे ही पहुंच जाते हैं। तो उसका जब थोड़ा पैसा इकट्ठा होता है और जब शादी का टाइम आता है तो 32, 33, 34 साल की एज हो जाती है। और फिर जब बच्चे होते हैं और जब वो बच्चे कमाने लायक होते हैं तो हमारे रिटायरमेंट का टाइम आता है। और वो पहली जॉब में इतना स्ट्रगल, जॉब बचाना, छोटा सा सैलरी, उस टाइम पे हो सकता है कि बच्चों के पास इतना पैसा ना हो कि वो अपने माँ बाप का भी ख्याल रख सके। और हम लोग भी जब जॉब करते हैं तो हम लोग इतनी सारी चीज़ों में बिजी रहते हैं कि जो हमारी मर्जी होती है, जो हम करना चाहते हैं, वो हम नहीं कर पाते। हम लोग चाहते हैं कि भाई एक बार जब रिटायर हो जाए तो वो सारे काम करें जो हमने अपने जॉब के टाइम पे हम लोग नहीं कर पाए, राइट। इसलिए और एक सेल्फ स्टीम फैक्टर भी होता है, लोग चाहते हैं कि भाई बच्चों से पैसा ना मांगना पड़े, इसलिए हमारे पास एक रिटायरमेंट के टाइम पे एक अच्छा पर्पस होना चाहिए। तो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से जो है वो रिटायरमेंट। कैन यू हेल्प मी विद दिस? ये PPT नहीं आ रहा है यहाँ पे, who's managing this? आपको क्या लगता है दिल्ली में एक रिटायरमेंट कॉर्पस कितना होना चाहिए? एक अच्छी लाइफ जीने के लिए एक रिटायरमेंट कॉर्पस कितना होना चाहिए? 5 करोड़ भी कम है, बहुत हाई एस्पिरेशंस है आपके। तो एक सर्वे हुआ है, ग्लोबल एजेंसी ने एक सर्वे किया है। इंडिया में एक अच्छा रिटायरमेंट कॉर्पस लगभग 1.5 करोड़ का माना जाए, राइट। 1.5 करोड़ रुपए आपके पास है
तो आप एक अच्छी रिटायरमेंट की लाइफ जी सकते हैं। ग्लोबली अगर देखा जाए तो एक बरमूडा एक कंट्री है, वहाँ पे $1 मिलियन माना गया है कि भाई इतना अगर आपके पास में पैसा है तो आप एक अच्छा रिटायरमेंट लाइफ जी सकते हो। उसी तरीके से सबका सर्वे हुआ, इंडिया का सर्वे ये है कि 1.5 करोड़ के आसपास आपके पास है तो आप एक अच्छा जिंदगी बिता सकते हो। दिल्ली में एक फैमिली का मुझे लगता है कि इंडिविजुअली तो 50,000 रुपये चाहिए, और एक फैमिली को 2 लोग हैं अगर तो रिटायर्ड लोग होने की वजह से आपको लगभग 1 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह भी आपके हैं। तो इतना तो डेफिनेटली होना चाहिए, मुझे लगेगा। थोड़ा टाइम जाएगा इसमें, राइट? चलिए तब तक हम लोग एक और स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोगों ने बात की सेविंग्स के बारे में, अब मैं एक प्लानिंग के ऊपर एक बात बताता हूँ। बचपन में एक स्टोरी सुना है मैंने कि एक पुराने जमाने में एक किंगडम था, और उस किंगडम में एक प्रथा थी कि भाई राजा चुनने के लिए वो लोग एक, जैसे हम लोग यहाँ पे एक डेमोक्रेसी है वैसे ही वहां पे भी एक डेमोक्रेसी थी, और एक राजा को चुना जाता था, और वो राजा को 5 साल के लिए चुना जाता था, राइट? 5 साल वो राजा अपने हिसाब से राजकाज चलाता था, और 5 साल के बाद में जो वहां की प्रजा थी वो अपने राजा को लेकर एक जंगल में छोड़ के चली जाती थी, और वो जंगल में जंगली जानवर उसे खा जाया करते थे, और वो जो जगह थी जंगल, वो उसी टेरिटरी में ही था, उसी किंगडम में ही, किंगडम का ही वो पार्ट था, राइट? तो फिर इसी तरीके से 15 साल 20 साल निकल गए, यही डेमोक्रेसी इसी तरीके से सिस्टम चलता रहा। फिर उसके बाद में कोई भी राजा बनना ही नहीं चाहता था, क्योंकि जब आपको उसे पता है कि राजा तो बन जाऊंगा 5 साल के लिए, लेकिन 5 साल के बाद क्या होगा कि मुझे भी जंगल में छोड़ दिया जाएगा और मुझे जंगली जानवर खा जाएंगे। तो एक बंदा ऐसा था कि जिसके पास कोई कामकाज नहीं था, घर पे भी वो निठल्ला था, तो उसके फ्रेंड्स ने जबरदस्ती उसे आगे भेज दिया और उसे चूज कर लिया गया कि भाई चलो तुम ही राजा बन जाओ। तो वो राजा बन गया। 5 साल उसने राजकाज चलाया, ठीक ठाक तरीके से राजकाज चला। 5 साल के बाद उसके सारे दोस्त वापस उसके पास आए, और उसके दोस्त सारे उसके पास आए और बोलते भाई भी टाइम हो गया, चलो तुम्हारा भी टाइम आ गया, तुम भी जंगल में चलो और तुम्हें जंगली जानवरों के हवाले कर दिया जाए। सारे लोग जब वहां गए तो पता चला वहां जंगल है ही नहीं, वहां पे घर बने हुए हैं, वहां कारोबार चल रहे हैं, वहां पे बिजनेसेस चल रहे हैं। अब वो बोला कि भाई मैं तो आराम से यहाँ रह सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जंगली जानवर नहीं है यहाँ पे जो मुझे मार दे, राइट? तो उससे पूछा कि आप ये कैसे हुआ? बोले बॉस आपने 5 साल दिए थे मुझे, और ये टेरिटरी मेरी है, मैंने पहले साल में सारे जंगल कटवा दिए, जंगली जानवर अपने आप भाग गए वहां से। उसके बाद मैंने यहाँ पे घर बसाए, बिजनेस डेवलप किया, आबादी बसाई, क्योंकि मुझे पता है कि 5 साल के बाद मुझे ही रहना है, राइट? तो मुझे डेफिनेटली मरने का डर नहीं है, राइट? यहाँ पे मैं एक अच्छी जिंदगी बिता सकता हूँ, उतना सारा टेंशन भी नहीं है जितना राजकाज में था। यहाँ पे मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मैंने 5 साल में नहीं किया या उससे पहले अपनी लाइफ में नहीं किया। अब मुझे थोड़ा पीपीटी देखना पड़ेगा। I'm so sorry for this technical glitch. राइट, अभी हम लोग थोड़ा सा कुछ डेटा पॉइंट्स हैं इसके बारे में बात करें। यूएस में अवेयरनेस जो है वो रिटायरमेंट के बारे में बहुत ज्यादा है। वहां पे जो पेंशन फंड्स हैं उसका अगर आप कॉर्पस देखोगे तो लगभग 35 ट्रिलियन का कॉर्पस है, और वहां की पॉपुलेशन कितनी है? 32 करोड़। लगभग एक बंदे के पास लगभग
$1 लाख के आसपास बड़े आराम से आ सकते हैं, ऐसा है। लेकिन उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो यूनाइटेड किंगडम का है, जिसके पास एक्चुअली 10% है यूएस के कंपैरिजन में। तो जो अवेयरनेस है रिटायरमेंट के बारे में वो यूएस में बहुत ज़्यादा है, और इंडिया की पोजीशन थोड़ी ख़राब है, जहां पर आप देख रहे हो $249 बिलियन का ही 2020 तक का ये डेटा है जो इंडिया के कॉर्पस को बताता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि रिटायरमेंट का मतलब क्या है, हाउ डू यू डिफाइन रिटायरमेंट, आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या बताओगे? किसे कहेंगे रिटायरमेंट? सेवानिवृत्ति, रेगुलर जॉब। और कोई अच्छा सा डेफिनेशन बताओ, कोई फिलोसफिकल डेफिनेशन बताइए। वेरी गुड। और बताइए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। बहुत अच्छे अच्छे जवाब आ रहे हैं। मेरा मानना यह है कि हम लोग 2 तरीके की जॉब्स करते हैं, 2 तरीके के काम करते हैं। एक वो जो हमें करने पड़ते हैं, विच वी हैव टू डू, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए हमने जो भी अपना करियर चूज किया है या चूज करवाया गया है, उसके लिए जो भी हमें जॉब मिला, जो भी हम काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो हमारी मजबूरी के तहत है, जो हमें करना ही करना है, व्हाट वी हैव टू डू। और एक वो काम होता है जो हम करना चाहते हैं, व्हाट वी वांट टू डू, है ना, जहां पे हमें दिल की खुशी मिलती है, जहां हमारा इंटरेस्ट है, जहां हमें प्लेजर मिलेगा, राइट। तो रिटायरमेंट एक्चुअली वो ट्रांजिशन फेज है जहां से आप व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू वांट टू डू वहां पे शिफ्ट होते हो। इसीलिए आजकल जो प्लानिंग लोग कर रहे हैं रिटायरमेंट का, वो 45-50 ईयर्स की एज पे लोग करना चाहते हैं। एक बार आपने अच्छा रिटायरमेंट कॉर्पस जमा कर लिया तो उसके बाद आप ये नहीं चाहते कि आपको कोई डायरेक्शन दे, आप वो काम करो जो आपकी दिल की खुशी का है। तो ये की सर्वे है जिसमें लोग चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद क्या करें, हम लोग क्या करना चाहिए, कौन सी क्या एस्पिरेशंस है। तो ज्यादातर लोग ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। तो कभी छुट्टियां मिली नहीं, छुट्टियां मिली तो घर के फैमिली के फंक्शंस में निकल गया टाइम। और अभी तो सभी जगहों पे हमें जितना भी ट्रैवलिंग पूरा लिस्ट है, वहाँ हर जगह घूमने जाना है। कुछ लोग फैमिली फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम बिताना चाहते हैं, हॉबीज परस्यू करना चाहते हैं लोग। जो लोग अपना क्रिकेट में करियर नहीं बना पाए, वो रिटायरमेंट के बाद क्रिकेट खेलना चाहते हैं, है ऐसा नहीं है, राइट। देन बहुत से लोगों को एक जॉब कंटिन्यू करनी पड़ती, लोगों को समझ में आता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से 50 ईयर्स के बाद में उन्हें लग रहा है कि शायद वो अपना जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो कॉम्पिटेंट नहीं है वही सेम जॉब करने के लिए। तो उन्हें लगता है कि अगर मेरे पास ठीक ठाक पर्पस है तो मैं कुछ और चीज़ में शिफ्ट हो जाऊँ, तो वो भी एक अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। तो बहुत से लोग 60 ईयर्स के बाद भी रिटायरमेंट के बारे जॉब के बारे में या कोई बिजनेस के बारे में डेफिनेटली सोचते हैं। लिविंग अब्रॉड भी एक बहुत बड़ा एस्पिरेशन है लोगों का, और स्टार्टिंग न्यू बिजनेस, ये कुछ डेटा पॉइंट्स हैं। लेकिन ये इंडिया के बारे में और बाकी देशों के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, जहां पे ये समझ में आता है कि जो 15 से 64 साल 50 to 60 ईयर्स के बीच का जो ब्रैकेट है, वहां पे कितनी पॉपुलेशन है। अगर आप कनाडा में देखो तो 65% लोग ऐसे हैं जो इस एज के बीच में है, और ये सारे लोग, ये जो आप कर्व देख रहे हो, ये नीचे की तरफ आ रहा है, यानी ये पीक आउट हो चुका है, राइट। चाइना में 69% लोग हैं, लेकिन ये पीक आउट हो चुका है। चाइना में लगभग 18% लोग ऐसे हैं जो 15 साल से नीचे हैं, राइट। और उसके बाद लगभग 12% लोग ऐसे होंगे जो 65 साल से ज़्यादा है। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में 67% लोग ऐसे हैं जो 15 to 64 ईयर्स के बीच हैं, और इंडिया में 25% पॉपुलेशन ऐसा है जो 15 साल से कम है। और इसके साथ ही कुछ 11-12% लोग ऐसे हैं जो 65 ईयर्स से ज़्यादा है। तो ये है क्या कि जैसे जैसे कि टाइम बीतेगा तो आप देखोगे कि ये जो ब्रैकेट है ना, ये हो सकता है कि स्क्वीज होता चला जाए, इसमें कम लोग रहें और जो रिटायर्ड लोग हैं वो बढ़ते जाए। जापान का केस
एक एग्जाम्पल है जहाँ पे 60% लोग ही इस ब्रैकेट में हैं और वहाँ पे 8% पॉपुलेशन ही 15 साल से नीचे है, राइट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट के बारे में पढ़ते थे, अभी तो बिल्कुल ऑलमोस्ट धीरे धीरे करके जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं वो ख़त्म हो रहा है। वो मुझे लगता है कि बाकी मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। 60 ईयर्स के बाद अमूमन ये माना जाता है कि 12-13 साल का लाइफ तो डेफिनेटली है जो आगे आपको बिताना है, तो उसके लिए भी एक कॉर्पस इकट्ठा करने की ज़रूरत है। जापान में अगर आप देखो तो 85 ईयर्स का एवरेज एज है, राइट। जापान में एक शहर है ओकिगामा, उसे कहा जाता है कि वो सेनेटेरियंस का शहर है, जहाँ पे 100 साल से कम कोई नहीं जीता है। और जो मैंने आपको बोला ना कि एक्चुअली लाइफ जो है ना रिटायरमेंट के बाद स्टार्ट होती है, इसमें आप एक्चुअली अपनी लाइफ एंजॉय करते हो, तो वो लोग वो लाइफ जीते हैं, राइट। वो अपना सारा काम अपने आप करते हैं। उनका मैंने एक वीडियो देखा तो उसमें ये बताया उन्होंने कि भाई लाइफ इतना लंबा जीने का एक राज ये है कि हम लोग खाना बनाने से लेके, बर्तन धोने से लेके, फसल उगाने से लेके, मछली पकड़ने तक सारे काम अपने आप करते हैं। इसलिए 100 साल का एक बंदा भी जो है वो ये काम कर सकता है, और ये चीज़ धीरे धीरे करके लोग सीख रहे हैं। हमारे यहाँ भी ये चीज़ पॉपुलर हो रही है और एवरेज एज लगातार बढ़ रही है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, और इसीलिए कहा जाता है कि भाई एज इज जस्ट अ नंबर, करेक्ट। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग डेफिनेटली ये एक रिटायरमेंट के बारे में अच्छे से सोचें। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अभी सर से मेरा बात हो रहा था, सागर जी नाम है आपका, जयपुरिया जी सर। अभी भी रिटायरमेंट ऑलमोस्ट होने वाला है और उन्होंने मुझे बोला कि नहीं अभी तक तो प्लान नहीं किया। तो मेरे ख्याल से जितना आगे का जो स्लाइड्स हैं वहाँ पे हम लोग ये बात करेंगे कितना इम्पोर्टेंट है सही टाइम पे अपना रिटायरमेंट प्लान करना, राइट। इन फैक्टर्स के बारे में हम लोग कुछ डेटा पॉइंट्स के बारे में बात किया, लेकिन प्लानिंग के बारे में ऑलमोस्ट मैं आपको जो एक थोड़ा स्टोरी बताया उसी से रिलेटेड। ये 4 फेज है बेसिकली। एक सेग्रीगेशन, एसेट एलोकेशन, एक्यूमुलेशन और विड्रॉल। हम लोग अपने अगले 20 मिनट के प्रेजेंटेशन में, 20-25 मिनट के प्रेजेंटेशन में इन चारों चीज़ों के बारे में बारीकी से बात करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी भी फेज में हो, आप कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। भले ही आप ऑलमोस्ट रिटायरमेंट होने वाले हो, या फिर ऐसे लोग जो 25-30 की एज में हैं उन्हें किस तरीके से प्लान करना है, या जो 40-45 की एज के आसपास हैं उन्हें कैसे प्लान करना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मेरा एक दोस्त है बॉम्बे में, वो एक SIP करता है 10,000 रुपए की। वो इसलिए करता है क्योंकि उसे हर 2 साल में जो है ना यूरोप घूमने जाना है। वो दुनिया में लगभग 45 सिटीज़ में वो घूम चुका है, कभी कभी हर साल में 2 बार भी चला जाता है। उसकी ख्वाहिश है कि मैं लगभग सारे देशों में घूमूं। एक दूसरा दोस्त है, तो जो भी आईफोन आता है ना उसे हमेशा एक नया फ़ोन चाहिए, तो वो एक SIP जो है वो आईफोन के लिए करता है, राइट। लेकिन हमने ये देखा है कि जब घर में बेटी पैदा होती है तो सबसे पहले सेविंग्स स्टार्ट होते हैं, यार बच्ची की शादी करनी होता है नहीं, जो पूरा थोड़ा सबने देखा है। तो ये सारे जो गोल्स है ना वो अलग है, लेकिन रिटायरमेंट एक अलग चीज़ है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए और इसे जो है वो हर चीज़ को अलग अलग करना चाहिए। सलमान खान की एक मूवी थी गॉड टू सी ग्रेटो, वो अपनी बहन की शादी के लिए बड़ा परेशान रहता है, तो 4 डिब्बे थे उसके पास, हर डिब्बे में अलग अलग सेविंग्स किया करता था, वो याद है, हर एक काम के लिए अलग अलग डब्बा था उसके सेविंग्स का, करेक्ट। तो इसीलिए सेग्रीगेशन इंपॉर्टेंट है। आपको रिटायरमेंट अलग रखना है और आपकी जो बाकी की नीड्स हैं, आप कार बाय करना, बच्चे की शादी, एंगेजमेंट, एजुकेशन, हेल्थ इश्यूज, ट्रैवल, आपका ट्रैवल, वो सब आपको अलग रखना है, राइट। और उसके बाद आपको अपने
सेविंग्स के बारे में सोच रहा हूँ। जो डेटा पॉइंट्स आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, एक एक डेटा पॉइंट को आप बड़ी बारीकी से आप समझिए। 17 साल के करियर में मेरी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ तब आया जब मैं 2014 में बॉम्बे पहुंचा। मैंने अपना करियर 2006 में स्टार्ट किया, फाइनेंशियल मार्केट में ही था। लेकिन जब मैं 2016 में एक ऑफिस में जब एंटर किया तो एक पोस्टर वहां लगा हुआ था, उस पर लिखा था कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। उसमें एक फिगर लिखी हुई थी कि 1 रुपी कैन बिकम 64 इन 30 ईयर्स। मैंने क्या यार, ये तो गिफ्ट बनाने वाली कहानी है, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे पास में एक कैलकुलेटर है, फाइनेंशियल कैलकुलेटर। मैंने 1 रुपी और 64 का प्रेजेंट वैल्यू, 64 का फ्यूचर वैल्यू डाला और उसमें मैंने ये देखा कि 30 ईयर्स में ये कितना रेट ऑफ रिटर्न क्या है इसका। उसका रेट ऑफ रिटर्न 14%, 14% का उसका CAGR रिटर्न था। हर 5 साल से 6 साल में पैसा डबल हो रहा था। तो 30 साल में 1 रुपये 64 रुपये बन गया। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार मैं इसी मार्केट में हूँ, मैं तो कुछ सेविंग्स कर ही नहीं पाया। मेरे पास तो नहीं है, 6-7 साल 8 साल हो गए। तो रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि जब पहला जॉब स्टार्ट किया तो उसके बाद एक टेंडेंसी थी कि बहुत सारा विंडो शॉपिंग करते थे और विंडो शॉपिंग के बाद सेल का वेट करते थे। जैसे ही सेल आती थी तो क्रेडिट कार्ड से स्वैप करके जो चीज़ चाहिए थी वो बाई कर लिया करते थे और उसके बाद म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना बड़ा आसान था। रिडम्पशन करके क्रेडिट कार्ड का बिल दे दिया करते थे। तो इसलिए कभी कॉर्पस इकट्ठा ही नहीं हो पाया। लेकिन जब मैंने वो डेटा देखा तो मेरा दिमाग में ये चीज़ आई कि डिसिप्लिन तो है ही नहीं, है ना। कैसे कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा 30 साल में? तो आपको भी रिटायर ही होना है। मेरी भी एज उस टाइम पे 32 के आसपास थी, राइट। तो फिर मुझे ये ख्याल आया कि आपको जो भी सेविंग्स आप कर रहे हो उसमें आपको प्रॉपर आपको डिसिप्लिन के साथ करना है। और वो अगर आपने डिसिप्लिन फॉलो किया तो ये फिगर्स मैजिकल हो सकती हैं। अगर आप 10,000 रुपए की SIP आपने 2000 में जनवरी में करवाया होता और आपने नॉर्मली एक निफ्टी 50 इंडेक्स में भी इन्वेस्टमेंट किया होता, आप एक्टिव फंड जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म किए उसके बारे में आप बात मत करिए। 10 लाख रुपए की SIP, अभी आपने 28 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और आपका वैल्यू 2 करोड़ 45 लाख रुपए चला। 24 साल उसके बाद इनकंसिस्टेंसी के साथ में आपने स्टार्टिंग में 10 साल का इन्वेस्टमेंट आपने चलाया। इन्वेस्टमेंट 1 साल में 1,20,000, 10 साल में 12 लाख। 12 लाख का वैल्यू कितना? 1 करोड़ 94 लाख। लेकिन यहां पे आपने देर कर दी। आपने 10 साल निकाल दिए और आप सिर्फ 14 साल का इन्वेस्टमेंट आपने किया। लगभग 16 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट, आपकी वैल्यू 50 लाख। और ये दूसरा केस जिसमें आप 10 साल तक इन्वेस्टेड रहे, उसके बाद आपने रिडीम कर लिया तो आपकी वैल्यू 36 लाख 28 हजार। उससे क्या सीखने को मिला हम लोगों को? टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले भी शुरू किए होते तो भी आप इस चीज का बेनिफिट उठा ले जाते, लेकिन आपने अगर एक बार ये मिस कर दिया तो फिर गाड़ी छूट गई। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर जिसकी SIP नहीं चल रही है तो उसे तुरंत स्टार्ट करनी पड़ेगी अभी से। दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर SIP। अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट अभी से करना पड़ेगा। उसके बाद मेरा खुद का एग्जाम्पल, राइट। 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपने किया, 1999 में इन्वेस्टमेंट किया और इसमें अप्रैल 2024 तक का ये डेटा है। 10 लाख का इन्वेस्टमेंट आज 2 करोड़ 52 लाख हो गया होता। अगर मैं इन्वेस्टेड होता तो मेरा रिटायरमेंट प्लानिंग हो जाता है, ऐसे ही कुछ करने की जरूरत नहीं थी, राइट। अगर बीच में मेरा ये ख्याल आया कि मैं एक आईफोन ले लेता हूँ और मैंने अपने रिटायरमेंट कॉर्पस से 70,000 रुपीज निकाल लिए, है ना। एक 5 साल के बाद मैंने ये काम किया और 10 लाख रुपए में से 70,000 रुपए निकाले तो मेरा वैल्यू कितना आ गया? 2,32,000।
70,000 का कॉस्ट कितना पड़ा मुझे? 20 लाख रुपए का कॉस्ट पड़ा जाता। फिर उसके बाद मुझे और 5 साल का टाइम निकला। उसके बाद मैंने क्या किया, एक हॉलिडे पे चला गया। सारे दोस्त जा रहे थे दुबई, मैं भी चला गया और मैंने 3,70,000 रुपए निकाल लिए, फैमिली भी साथ में थी। फिर ये क्या हुआ कि ये 10 लाख, ये जो 2 करोड़ 52 लाख का वैल्यू था, ये सिर्फ 1 करोड़ 90 लाख रह गया। इसका कॉस्ट कितना बना जाके? 63 लाख रुपीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फोन, हॉलीडे, या फिर पता चला कि वैसे तो कोई बात नहीं थी लेकिन बीच में फैमिली इमरजेंसी भी आ गई, वो बता के नहीं आती है। उसका आप इम्पैक्ट देखो तो कितना है, 1 करोड़ 15 लाख। और जो मेरा रिटायरमेंट कॉर्पस था वो कितना रह गया? 1.37 करोड़ ओनली। तो अगर आप सेग्रीगेशन नहीं करोगे, सलमान खान की तरह 4 डिब्बे नहीं बनाओगे, तो आपको डेफिनेटली आपका रिटायरमेंट कॉर्पस जाने वाला है। तो सेग्रीगेशन पहली सीख हमारे ये पूरे प्रोसेस में। और उसके बाद एसेट एलोकेशन, जो हम लोगों ने गेम खेला अभी। मैं इसी टीम में था और मुझे पता था कि मैं ही हमारी टीम ही जीतने वाली है, राइट? क्यों? एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये देखना है कि आप का रिस्क एपेटाइट क्या है, आपके पास कितना टाइम बचा है रिटायरमेंट के लिए। आप 25 साल के हो तो आप स्मॉल कैप का एसआईपी कर सकते हो 35 साल के लिए। लेकिन आप अगर 50 साल 55 साल की एज पे हो और आप सोचोगे नहीं स्मॉल कैप के रिटर्न देख के मैं उसमें एसआईपी करूंगा और उसके हिसाब से अपना कॉर्पस बनाऊंगा, तो वो सही नहीं है। और एसेट एलोकेशन जैसे जैसे आप रिटायरमेंट की एज के पास पहुंचते हो वैसे वैसे एसेट एलोकेशन चेंज हो जाता है। कनक जी ने आपको एक ऑप्शन दिया था लास्ट में कि किसी को एसेट एलोकेशन चेंज करना है क्या? क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट का एज, आपकी गोल का टाइम नजदीक आने वाला है। तो बाकी टीम ने चेंज नहीं किया था, हमारी टीम ने थोड़ा चेंज किया था, लेकिन और रिस्की बनाया था उसे। बट एक्चुअली ये ग्लाइड पाथ है, जब आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हो, जैसे जैसे आप अपने गोल को अचीव करते हो वैसे वैसे आपका जो इक्विटी का कॉर्पस है वो कम होते जाना चाहिए और आप डेट या बाकी के जो एसेट क्लासेस है वहां पे आप मूव कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में मेनली इक्विटी है, डेट है। इक्विटी में जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जहां पे किया जाता है, डेट में जहां पे फिक्स्ड इनकम एसेट्स में जहां पे आपको एफडी के आसपास का रिटर्न मिलता है, और कुछ हाइब्रिड स्कीम्स भी होती हैं जहां पे इक्विटी और डेट दोनों जगह इन्वेस्टमेंट होता है। तो आपका एसेट एलोकेशन आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से होना चाहिए और आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से होना चाहिए। उसके लिए जो यहाँ पे वॉलेटिलिटी कोचेस मौजूद हैं वो ज़्यादा अच्छे से आपको गाइड कर सकते हैं कि आपका एसेट एलोकेशन कैसा होना चाहिए, राइट? फिर फेज आता है एक्यूमुलेशन का। मेरा मानना यह है कि एक बार जब इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया, स्टॉक मार्केट में आप आ गए, इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर आप एक रोलर कोस्टर राइड पे आ जाते हो। आपने जैसे आप जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे मार्केट ऊपर जा रहा था, जिस दिन इन्वेस्टमेंट कर दिया उस दिन मार्केट नीचे आ गया। फिर ये जो है ना, ये रोलर कोस्टर राइड पे आप जाते हो कि भाई आप इनिशियली थोड़ा स्केप्टिकल होते हो, लेकिन जैसे ही इन्वेस्टमेंट किया थोड़ा एंथुसियाज्म आता है, फिर फिर वापस नीचे गिरा तो एक एंजाइटी आ जाती है। मेरे साथ एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ जब मैं 2014 में बॉम्बे गया, तो वहां पे मेरी मुलाकात मेरी होने वाली वाइफ से हुई। वो एक एयरलाइंस में काम करती थी, तो मैंने बताया कि मैं म्यूचुअल फंड में काम करता हूँ, मैं एसआईपी करवा लो, रेगुलर जो पिच चलता है वैसे ही। तो उन्होंने बोला कि भाई एसआईपी, फिर शादी वादी तय हो गई। तो शादी के टाइम पे मैंने उन्हें बोला कि आपका मतलब उन्होंने बोला कि मुझे जॉब नहीं करनी है, आपकी मर्जी, आपको करना है करिए, नहीं करना है तो मत करिए। तो ऐसे ही कुछ डिस्कशन हो रहा था, पीएफ के बारे में, ग्रेचुटी के बारे में कुछ डिस्कशन हो रहा था। तो मैंने उन्हें एग्जैक्टली बता दिया कि आप जब अपना जॉब छोड़ोगे तो आपको इतना पीएफ का पैसा आएगा और इतना ग्रेचुटी का पैसा आएगा। और जिस दिन उन्होंने जॉब छोड़ा उस दिन एक्चुअली उनके बैंक अकाउंट में उतना ही अमाउंट आया। मैंने कहा नंबर बढ़ गए अभी तो, है ना। फिर मैंने उन्हें बोला कि भाई ऐसा करो कि इन्वेस्टमेंट जो है म्यूचुअल फंड में कर दो। उन्होंने कहा नहीं, म्यूचुअल फंड में नहीं करेंगे, जहाँ पापा बताएंगे वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे।
तो पापा ने उनके बताया कि आप एफडी में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, तो उन्होंने एफडी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। 2016 में उन्होंने एफडी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। उसके बाद शादी के बाद 3-4 साल साथ में रहे, बड़ा ज़बरदस्त कैंपेन चल रहा था, म्यूचुअल फंड सही है। आईपीएल देखते थे उसमें भी वही कैंपेन आता था, ट्रेन में जाते थे उसमें भी वही कैंपेन चल रहा था। तो फिर बताते ऐसा हुआ कि लास्ट में वो राजी हो गई इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और उन्होंने मुझे पहला चेक दिसंबर 2019 में दे दिया। मैंने एक फंड में इन्वेस्टमेंट करवाया जहाँ पे 11.5 रुपए का एनएवी चल रहा था। उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, बड़ा अमाउंट था, इन्वेस्टमेंट हो गया, 11.5 की एनएवी 12.5 गई। लाइफ में सब कुछ अच्छा चलने लगा मेरी। 3-4 महीने में ही दुनिया बदल गई मेरे लिए। उसके बाद मार्च 2020 में कोविड का पीरियड आ गया, है ना, एनएवी 40% गिर गई, राइट। फिर मुझे ये लग रहा था कि 2016 से लेके और 2019 तक मैंने जितना ही बात किया है वो ऐसा लग रहा था कि मैंने एक हॉरर मूवी दिखाई थी और अभी सच में भूत सामने आ गया, राइट। और फिर ये था कि मैं 1 BHK में रहता हूँ, मैं रूम से बाहर सिर्फ हॉल में जा सकता था क्योंकि कोविड में बाहर जा नहीं सकता था, ओके। और अगले 7 महीने मेरी लाइफ के सबसे खराब थे क्योंकि मार्केट को रिकवर करने में 7 महीने लग गए। और उस दौरान मैंने हर दिन जवाब दिया है कि मार्केट कब वापस आएगा, और रात को 11 बजे की एनएवी देख के मैं सोता था। तो मुझे रियलाइज हुआ कि हमारे ये जो वोलेटिलिटी कोचेस हैं, हमारे दोस्त, वो कितनी मुसीबत का सामना करते हैं, क्योंकि एक्चुअली हमारा काम लोगों के इमोशंस को मैनेज करने का है, करेक्ट। लेकिन थैंकफुली वो इन्वेस्टमेंट आज भी है, और वो जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने 11 रुपए की एनएवी पे किया था वो आज 28 रुपए पे है। उसके बाद मुझे बाकी का भी इन्वेस्टमेंट मिलने लगा। तो ये जो एक्यूमुलेशन का फेज है वो ऐसे ही रहता है। अगर आपको जब भी मौका देगा ना नीचे आके, तो आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना है। अगर आप किसी का एडवाइस ले रहे हो तो वो जेन्युइनली आपको एडवाइस देगा कि इस टाइम पे क्या करना चाहिए। आपके पास कोई पैसा डेट में है या एफडी में है तो वो टाइम पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आपको सलाह लेनी चाहिए। तो मार्केट में सबसे अच्छा टाइम वो होता है जो सबसे खराब टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, राइट। तो ये एक्यूमुलेशन के फेजेस में आप डेफिनेटली ये सारे इमोशंस से निकलोगे, और उस टाइम पे आपको पेशेंस बना के रखना है। और उस एक्यूमुलेशन के फेज में देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा, जैसा मैंने आपको बोला कि जो डेटा पॉइंट्स हैं उनके ऊपर आप बहुत फोकस करने की जरूरत है। कि अगर आपका एम गोल आपका 3 करोड़ का अमाउंट एक रिटायरमेंट कॉर्पस है और वो 60 इयर्स की एज तक पहुंचने का है, तो आप अगर 25 की एज पे स्टार्ट करते हैं और 35 इयर्स की आपकी एसआईपी चलती है, तो आपको सिर्फ 4070 रुपए की एसआईपी करनी है, 4070 रुपीज़ की एसआईपी करनी है। अब वही आप 5 साल से लेट कर देंगे, डिले कर देंगे, तो ये एसआईपी सिर्फ 30 साल का टाइम मिलेगा आपको, और 360 महीने की एसआईपी आपको करनी पड़ेगी, जो अमाउंट होगा 10,330 रुपए। अगर आपने और डिले कर दिया, 35 साल में यही काम किया, तो 300 महीने की एसआईपी आप करोगे और 16,700 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी। और एट द एज ऑफ 40 अगर आपने किया तो 420 मंथ्स का एसआईपी करना पड़ेगा, जहां पे आपको 28,100 रुपए का एसआईपी करना है। और लास्ट में 15 साल रह गए रिटायरमेंट के, और उस टाइम पे आपने किया तो 72,000 रुपीज की एसआईपी करनी पड़ेगी, करेक्ट। तो फिर अगेन जिनकी एसआईपी स्टार्ट नहीं किए, जिन्होंने, वो स्टार्ट करें। और बीच बीच में कभी भी वॉलेटिलिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है, तो आप डेफिनेटली एक एडिशनल परचेज भी करें, उसका भी एक अपना फायदा है। टाइम इंपॉर्टेंट है। आप, बहुत से लोग जो है ना, वो रिटर्न्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। मेरा मानना है कि आप थोड़ा सेविंग्स के ऊपर ज्यादा फोकस करिए और टाइम दीजिए, क्योंकि जो पहले जो मैंने स्लाइड दिखाया वो, या फिर जो इससे पहले या उससे पहले जो स्लाइड दिखाया, उसमें टाइम के ऊपर फोकस ज़्यादा है। 35 इयर्स अगर आपके पास रिटायरमेंट है तो आपको सिर्फ 4,000 रुपए की एसआईपी करनी है। तो एक्चुअली कितना टाइम आप मार्केट में दे रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है, मार्केट की टाइमिंग इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है।
कुछ मिथ्स के बारे में बात करते हैं और कुछ रियलिटीज के बारे में बात करते हैं। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि भाई जब 55-60 ईयर्स के आसपास की एज हो जाती है या फिर सारी जिम्मेदारियों से आप निपट गए, बच्चों की शादियां हो गई, घर भी बन गया, उसके बाद आप रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हो, ये मिथ है, ये गलत है। आपको जितनी जल्दी हो सके रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। लोग ये सोचते ही नहीं है कि टैक्स तो बाद में भी अप्लाई होता है। अगर आप 30% के ब्रैकेट में हो तो हो सकता है कि 10% के ब्रैकेट में चले जाओ, लेकिन जो भी इनकम है, चाहे वो एफडी में रख के आपको पैसा आ रहा हो इंटरेस्ट में, उस पर भी टैक्स तो देना ही देना है ना, राइट। रिटायरमेंट के बाद आप अर्न नहीं कर सकते, ऐसा भी लोग बहुत से सोचते हैं, लेकिन आपने अगर प्रॉपरली अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और रिटायरमेंट के बाद भी कंटिन्यू आप कर रहे हो तो उस पर भी अर्निंग्स आएंगी। मैंने आपको एक इक्विटी मार्केट के जो भी रिटर्न्स पुराने वो दिखाए, तो रिटर्न कंटिन्यू हो सकते हैं। लाइफ स्टाइल एक्सपेंसेस आपके रिटायरमेंट के बाद कम हो जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। मेडिकल के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। फैमिली, आप खाली बैठे हो, आपको भेजा जाएगा फैमिली फंक्शन में, आप ही को लिफाफा पढ़ाना पड़ेगा वहाँ पे जाके, राइट। और फिर ये भी है कि आप अगर जब जॉब में हो तो आप जितना भी ट्रेवल कर रहे हो, आपके ट्रेन के टिकट्स, आपके फ्लाइट के टिकट्स, आपके होटल का खर्चा आपकी हो सकता है कि आपकी कंपनी बियर करे, लेकिन उसके बाद जब आप कभी भी आपका मन करेगा ट्रेवल करने का, वो खर्चा आप ही को करना है ना। और उसके बाद लास्ट में हम लोग जो है वो फाइनली विड्रॉल की बात करेंगे। विड्रॉल भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, अभी सर बात कर रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसा जो है वो लास्ट में अपने बच्चों के लिए छोड़ जाए। कुछ लोग बॉम्बे में लोग बोलते नहीं छोड़ना कुछ नहीं, वो अपना कमाएंगे, जो कमाया है वो हम खुद खर्च करेंगे, है ना। और ये सोच होनी चाहिए आपकी। तो कमाया किसके लिए? एक अच्छी जिंदगी बितानी है हम लोगों को, तो उसके लिए विड्रॉल का प्लान भी बहुत ज़रूरी है। और विड्रॉल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। एक बड़ी अच्छी बुक है, आप लोग खरीदिए उसे, जस्ट कीप बाइंग। उसमें एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दिया गया है कि आपको एक्चुअली रिटायरमेंट पर्पस कितना होना चाहिए। मैंने यहाँ पे 3 करोड़ का एग्जाम्पल लिया है, 1.5 करोड़ पर पर्सन के हिसाब से। रिटायरमेंट पर्पस कितना होना चाहिए? आपके पास आपका जितना एनुअल एक्सपेंसेस है उसका अगर 25 टाइम्स है आपके पास, तो आप रिटायर हो सकते हैं, राइट। 50,000 रुपये आपका महीने का एक्सपेंसेस है और साल का कितना हुआ? 6 लाख। 6 लाख के हिसाब से लगभग 1.5 करोड़ रुपए। 1.5 करोड़ रुपए आपके पास अगर है तो आप हैप्पीली रिटायर हो सकते हैं, राइट। इसमें हम लोग देखते हैं कि 3 करोड़ का अगर कॉर्पस है और एक प्लान है म्यूचुअल फंड में जिसे SWP बोलते हैं। SWP का मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आप हर महीने के महीने एक अमाउंट जो आप चाहते हो कि भाई मुझे हर महीने चाहिए खर्चे के लिए, वो आप विड्रॉ कर सकते हो, राइट। तो जो हम लोगों ने पीछे बात किया कि भाई निफ्टी में या निफ्टी 50 में या किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट आपने इनिशियली किया था, आपने रिस्क लिया था, आप जॉब कर रहे थे, आपके पास टाइम था, आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन जब रिटायर हो गए आप, उसके बाद आप उतना रिस्क नहीं ले सकते। और जब आप उतना रिस्क नहीं ले सकते तो डेफिनेटली आपको ऐसी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा वो आपका पैसा जहाँ पे आपको फिक्स्ड इनकम मिले, राइट। अब फिक्स्ड इनकम में मैंने अगर ये पैसा ट्रांसफर कर दिया 3 करोड़ रुपए, तो ये केस हम लोगों ने लिया है सितंबर 2001 से लेके और अप्रैल 2024 तक का केस लिया है, जहाँ पे आप डेट की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट आपने अगर किया होता 3 करोड़ रुपए और हर महीने के महीने आप 1.5 लाख रुपए विड्रॉ कर रहे होते, और पिछले 22-23 सालों में आपका जो विड्रॉल है वो 4.08 करोड़ हुआ होता, 4.08 करोड़ हुआ होता। और आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो आज भी 5.86 करोड़ रहता। समझ रहे हैं आप? आपका जो रेट ऑफ विड्रॉल है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से बेसिकली कम है, राइट। आपको अर्निंग्स कितना हो रहा है? लगभग 8% के हिसाब से लगभग आप 24 लाख रुपए इंटरेस्ट से बना रहे हो,
और विड्रॉ कितना कर रहे हो, 18 लाख रुपए विड्रॉ कर रहे हो साल के। तो इसलिए जो एडिशन है 6 लाख का, उसकी वजह से कंपाउंडिंग इंपैक्ट आप अगर देखो तो 22 सालों में ये कॉर्पस एक्चुअली बढ़ के 5.86 करोड़ हो गया है, और आपका जो टोटल विड्रॉल अमाउंट है वो 4.08 करोड़ है। करेक्ट है कुछ ये मैजिकल फिगर्स। एक एग्जांपल हम लोगों ने और लिया है जिसमें हम लोग इन्फ्लेशन को भी कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि अगर 1.5 लाख रुपए का खर्चा आज है तो वो हो सकता है कि हमारे रिटायरमेंट पे 20 साल के बाद उतना अमाउंट ना हो, उससे ज़्यादा हमें खर्चा करना पड़े। अगर 5% का भी इन्फ्लेशन है तो ये 1.5 लाख रुपए 20 साल के बाद लगभग 4 लाख बनेगा जाके, है ना। तो ये डेटा अगर मैं उस नज़रिए से देखता हूँ, और 4% का इन्फ्लेशन हम लोग मान लेते हैं, विड्रॉल प्लान, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के हिसाब से आप 1.5 लाख हर साल के साल निकाल रहे हो, लेकिन वो हर साल इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ भी जाता है अमाउंट 4% के हिसाब से, तो आपका टोटल विड्रॉल अमाउंट 7.5 करोड़ है। और जो फिर उसके बावजूद भी 22 साल के बाद में आप 1.3 करोड़ आपके पास बचेगा। रिटायरमेंट की एज 60 ईयर्स की है, तब भी आप 82-83 ईयर्स तक आराम से विड्रॉ कर सकते हो। करेक्ट। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा, आपकी जो भी ज़रूरतें हैं वो एज इट इज़ आप पूरी कर सकते हो, आगे भी पूरी कर सकते हो, आपका प्लान अगर इस तरीके से आप बनाते हो। और अब अगर मैं लास्ट में अगर कंक्लूड करूं, तो फिर पहली चीज़, सबसे पहले आपको सेग्रीगेट करना है अपने गोल्स को, अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को, अपने रिटायरमेंट को पहले सेग्रीगेट करना है, और उसके हिसाब से आपको हर एक गोल को एक टाइम फ्रेम देना है, और टाइम फ्रेम के बाद आपको एसेट एलोकेशन करना है कि कौन से गोल के लिए किस तरीके का एसेट एलोकेशन होना चाहिए। और फिर आप पीरियोडिकली असेसमेंट करो कि भाई उसके बाद आप एसेट एलोकेशन करोगे, फिर उसके बाद आप असेसमेंट करोगे, पीरियोडिकली असेसमेंट करोगे कि आपको कितना इक्विटी में इन्वेस्टमेंट रखना है, आगे कितना डेट में शिफ्ट करना है, क्योंकि जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रिस्क प्रोफाइल चेंज होता रहेगा। और जैसे जैसे आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ोगे, आपको ये चाहिए कि आप धीरे धीरे करके पैसा लेसर रिस्की एसेट्स में डालें, ताकि लास्ट मोमेंट पे जब आपको विड्रॉल की जरूरत पड़े तो कोई कोविड जैसा मोमेंट ना हो। करेक्ट। तो ये सारा कुछ रिटायरमेंट के बारे में था। मैं आपको लास्ट में यही बोलूँगा कि बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है, और डेफिनेटली हम लोगों को अच्छे से प्लान करना चाहिए। और हम लोग उस तरीके से प्लान करते हैं कि भाई रिटायरमेंट का मतलब ये है कि मुझे वो करना है जो मैं चाहता हूँ, व्हाट आई वांट टू डू, है ना, जो मैं कर रहा हूँ, जो घिसा पिटा मोनोटोनस जॉब, ठीक है, घर में ज़रूरतें हैं पूरी करनी है, लेकिन मैं कब तक करूँगा, मैं तो वो करना चाहता हूँ जो बिल्कुल डिफरेंट, इसमें मुझे प्लेजर मिलता है। आप उसके हिसाब से भी सोच सकते हो। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि भाई 45-50 की एज तक रिटायर हो जाए, उसके बाद वो कर सकें जो उन्हें चाहिए। तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगा कि हैप्पी रिटायरमेंट के लिए आप अपने दिल की बात सुनो और वो करो जो आप करना चाहते हो। ओके, थैंक यू सो मच।